चलो तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। समय को कम से कम नहीं, 3 आवर नहीं बेटा, 3 आवर नहीं पड़ेंगे, चिंता मत करो, है ना। कोशिश करेंगे कि अपन जल्दी से जल्दी जितना अपने को पढ़ना है उसको कवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर लेंगे। विल ट्राई कि मैक्सिमम पार्ट जो है इस चैप्टर का आज ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट वो जो फ्लो है वो ब्रेक ना हो, कि हम लोग आज ग्लूकोज का ब्रेक डाउन शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फ्लो में, एक ही क्लास। मैं भी अच्छा मानता हूँ कि आज ये जो क्लास हुई है शायद अच्छी हुई है, क्योंकि क्या है ना, वो एक फ्लो आप लोगों का बन जाएगा कि भैया शुरुआत हुई है और पूरा का पूरा ग्लूकोज टूटा है और पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो एक साथ रिलीज हो गई। नहीं तो क्या होता है, टुकड़ों में एनर्जी रिलीज होगी, आधी इस क्लास में होगी, आधी अगली क्लास में होगी। तो इसीलिए विल कंटिन्यू दिस, है ना, एंड विल ट्राई कि लगेगा बीच में तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, और क्या है ना, कि हाँ भाई थक गए हैं तो 5 मिनट तुम भी थोड़ा सा एक मिनी ब्रेक बीच में हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्लास को कंटिन्यू रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें, क्या तैयार हो गए तुम लोग महा एपिसोड के लिए? पढ़ तो लोगे ना, हैं, गिर विर तो नहीं जाओगे, बेहोश हो जाओ एक तो ज़्यादा बायो पढ़ लो। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास तक रेस्पिरेशन के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि भैया रेस्पिरेशन के बेसिक्स जो है वो क्या है। हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा होता है। हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर देखी रेस्पिरेशन के बारे में कि सर रेस्पिरेशन जो है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस। याद आ रहा है क्या कुछ? तो लास्ट क्लास तक ये बातें हमारी जो बेसिक्स की थी वो हो चुकी थी। उसके बाद असिमिलेटरी पावर भी हम पढ़ चुके थे कि 4 असिमिलेटरी पावर्स थे मेरे पास। कौन कौन से? एटीपी, NADPH2, NADH2 और हमारे पास लास्ट था FADH2। कुछ याद आ रहा है क्या? लास्ट क्लास तक ये सारी बातें हो चुकी थी क्या? लास्ट क्लास तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि देखो लास्ट क्लास तक की बातें क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप सबको वो बातें क्लियर थी, ठीक है। चलो तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वी विल कीप द सिंपल एज पॉसिबल, है ना। हम ट्राई करेंगे कि कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को, जैसे सिंपल चैप्टर है वैसे ही सिंपल इसको रखें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों। मैकेनिज्म से। अब देखो जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारे पास है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से हम सबसे पहले बनाते हैं पायरुविक एसिड। ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस होता है बच्चों कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म में ये काम हो गया कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमने पायरुविक एसिड बना लिया है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस नाम दिया है। और ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। अब पायरुविक एसिड से आगे क्या किया जा सकता है इसको समझते हैं। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी देखेंगे। अगर ऑक्सीजन हुआ तो पायरुविक एसिड विल एंटर माइटोकॉन्ड्रिया। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर बच्चों ये आगे का प्रोसेस करने लगेगा, विच इज लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। तो बचा हुआ जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो कहां हो रहा है? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया।
तो कहाँ हुआ लिंक रिएक्शन, कहाँ हुआ क्रेब्स साइकिल? हमने कहा सर दोनों हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहे हैं? मैट्रिक्स में हो रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमें ये पता लग गया कि पायरुविक एसिड जो है, इससे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करेगा और लिंक रिएक्शन होगा और फिर क्रेब्स साइकिल होगा और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? ये साइटोप्लाज्म में ही करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हमें साइट का पता लग गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कहां होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कहां होगा। हम कह रहे हैं सबसे पहले मुझे एक चीज जो यहां से कंक्लूड हो रही है वो ये है कि भैया दोनों, चाहे एरोबिक चाहे एनएरोबिक, दोनों के बीच में कॉमन प्रोसेस जो है बच्चों वो कौन सी दिख रही है आप लोगों को? जल्दी से मुझे बता दो। अ कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर करो जल्दी से मुझे कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा है जो दोनों जगह देखने को मिलेगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो? हमने कहा सर ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अगर आपके पास यहां पर ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आप जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहीं पूरा हो जाएगा सर? साइटोप्लाज्म में ही पूरा हो जाएगा। उसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? जल्दी से कंफर्म कर दो मुझे। हाँ भैया जल्दी से कंफर्म कर दो, ये बात समझ आ गई क्या? तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। छापते जाओ साथ के साथ, जल्दी जल्दी। हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टेप की, विच इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस या लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। अब कैसे होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसके बारे में अभी बात करेंगे। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एम्डन मेयरहॉफ एंड पार्नस। इसीलिए इसे कहा जाता है EMP पाथवे। क्या कहा जाता है? EMP पाथवे, एम्डन मेयरहॉफ पार्नेस, EMP। ठीक है, तो एम्डन मेयरहॉफ पार्नेस पाथवे इसे कहा गया। ये जो है कहां होता है? अभी हम लोग देख कर आए हैं सर, साइट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर दिस इज अ मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस। कि सर सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स यहां पर चलेंगे, जिससे कि हम लोग कह रहे हैं पूरा जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होगा इनटू पायरुविक एसिड। तो मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी कि हर स्टेप जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। क्लियर इतनी बात? चलिए रिक्वायरमेंट है बच्चों Mg+2 की। क्योंकि पहली स्टेप को कैटलाइज करेगा। इसके बाद हमने कहा सर
इसका जो पेस मेकर एंजाइम है, पेस मेकर समझते हैं, जो इसकी रेट को रेगुलेट करेगा। तो पेस मेकर के साथ मैं लिख रहा हूं यहां पर रेट रेगुलेटर। जो इसका रेट रेगुलेटर एंजाइम है उसका नाम है फ्रक्टोकाइनेस, शॉर्ट में बोलते हैं PFK। ठीक है, तो सर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस या PFK जो है वो इसका पेस मेकर है। पेस मेकर क्यों है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस का स्विच ऑन और ऑफ होता है, इसको समझते हैं। देखो, ये जो एंजाइम है बच्चों, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी से इनहिबिट होता है। किससे इनहिबिट होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी से। जैसे ही एटीपी ज्यादा होंगे तो ये ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाएगा। अब आपको पता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उस समय पर PFK काम कर रहा होगा। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एटीपी बहुत सारा जमा होने लगा है, लग रहा है कि हाँ भैया इतना एटीपी मेरे को मिल गया है कि अब मुझे ग्लाइकोलाइसिस को बंद कर देना चाहिए, तो उस समय पर ये PFK जो है उस प्रोसेस को रोक देगा, ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर देगा, जिससे कि हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर आपको पेस मेकर की तरह काम करता हुआ दिखेगा और ग्लाइकोलाइसिस के रेट को रेगुलेट करेगा। जब वापस से जरूरत होगी, एटीपी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ही वापस से काम करना शुरू कर देगा और फिर से किसका प्रोडक्शन करेगा? यहां पर एटीपी का। क्लियर इतनी बात? तो दिस इज इनहिबिटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP, और this is an example of allosteric inhibition। आपको पता है एंजाइम के पास दो साइट्स होते हैं, एक एक्टिव साइट, एक एलोस्टेरिक साइट। तो यहां जो इनहिबिशन हो रहा है इट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्या सारे पॉइंट क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कर दो मुझे, जल्दी बता दो सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? चलो तो आगे चलते हैं बच्चों, ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करते हैं। पहले इसको लिखो फटाफट से, फिर लिखते हैं अपन आगे। जल्दी से चापो, साथ के साथ लिखते जाओ ताकि टाइम कम लगे। बेटा देखो, एंजाइम के पास दो साइट होती है, एक होती है उसकी एक्टिव साइट, एक होती है उसकी एलोस्टेरिक साइट। ये उसकी एक्टिव साइट और ये उसकी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अगर इनहिबिटर यहां जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो है ये एक्टिव साइट से बाइंड हो रहा है, और अगर वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो रहा है तो वो कहलाता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है बेटा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा, है ना? क्लियर है सबको? तो हम लोगों ने कहा कि सर इट वाज डिस्कवर्ड बाय एमडन मेयर ऑफ पार्नेस, इसीलिए ईएमपी पाथवे बोला। साइट साइटोप्लाज्म है, मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, और इसका जो पेस मेकर है वो PFK है, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी से क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि वो काम करना बंद कर देगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। लिख लिया ना सबने? अरे लिख लिया ना सबने? चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास है एक शुगर जिसका नाम है सुक्रोज। जब मैंने सुक्रोज को तोड़ा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इनवर्टेज, तो मुझे मिला फ्रक्टोज
और ग्लूकोज। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि both can enter glycolysis, कि सर चाहे आप ग्लूकोज ले लो चाहे आप फ्रक्टोज ले लो, दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं किसको? ग्लूकोज को। ठीक है, तो सर शुरुआत करते हैं। हमारे पास आता है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज से सबसे पहले बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहां हमें खर्च करना पड़ता है एटीपी, तो यहां एटीपी का खर्चा हुआ और बना एडीपी। इसके बाद हम और आगे जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम लोग बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब बायफॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट आया, यानी कि फिर से क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी। अब देखो हो क्या रहा है, आप ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहे हो। ग्लूकोज को क्या कर रहे हो? एक्टिवेट। भैया बिना एक्टिवेशन के वो आपको एनर्जी नहीं देगा, तो आपको पहले थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सर हम तो ग्लूकोज से एनर्जी लेने आए थे, ये तो उल्टा हमसे एनर्जी ले रहा है। तो भैया शुरुआत करने के लिए आपको इनिशियली थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने कितनी एनर्जी दी है? 2 एटीपी की, और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं एक्टिवेशन फेज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन फेज। तो हमने क्या किया, मन में बोलेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि याद भी करना है साथ में। तो हमने ग्लूकोज से बनाया सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया हमने उसके आइसोमर में जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। 3 स्टेप हो गए। चलो अब क्या होगा आगे? ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू PGAL और DHAP। हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ये आपको याद होगा जब फैट्स का ब्रेकडाउन किया था तो हम लोगों ने ये दोनों कंपाउंड देखे थे, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और ये DHAP है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बात समझ आ रही है? तो ये है बच्चों आपके पास PGAL और DHAP। कितने स्टेप हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप हो गए आपके पास। आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, एक बात बताओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। यहां भी है 6 कार्बन और यहां भी है 6 कार्बन। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? ये जो PGL बना ये है बच्चों 3 कार्बन का, और DHAP भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो PGAL और DHAP 3 कार्बन के हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे सर? यहां फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स का। कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? 2 मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद आपके पास 1,3 डाई PGA का फॉर्मेशन होगा।
अब ध्यान से देखना, 1,3 डाई पीजीए। आपने ये प्रोसेस पहले भी देखा है, कहां देखा है याद करो। आपने क्या ये रिएक्शन कहीं करवाया है पहले, पीजीएल और पीजीए को आपस में इंटर कन्वर्ट किया हो, कुछ याद करो। ये प्रोसेस पहले भी कहीं हुआ है, कुछ याद आ रहा है क्या? और इस चैप्टर में नहीं किया है, इंपॉर्टेंट बात यह है। हाँ जी, कहीं याद आ रहा है कुछ? कौन सी साइकिल याद करो? C3 साइकिल। बच्चों आपने क्या किया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सर देखो हमने PGA को बदला था PGAL में, याद आ रहा है क्या? वो था रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? वो क्या था? रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है? क्या यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कि सर एल्डिहाइड से बन रहा है एसिड? तो वहां पे जब NADPH2 खर्च हुए थे तो क्या यहां मुझे 2 NAD पॉजिटिव से 2 NADH2 मिल रहे होंगे? सोच कर देखो, क्या ये बात सही लिखी है मैंने? वहां पे भी 2 मॉलिक्यूल थे, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल हैं। 2 मॉलिक्यूल PGL को मैंने कन्वर्ट किया 1,3 डाई PGA के 2 मॉलिक्यूल्स में, तो क्या मुझे यहां पर NADH2 मिल जाएगा? वहां मैंने NADPH2 खर्च किया था। सर यहां NADPH2 क्यों नहीं लिखा, NADH2 क्यों लिखा है? ये बात भी आप जानते हो कि सर यूनिवर्सल एनाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो कौन है? एनाबॉलिक एक्सेप्टर कौन, जल्दी बताओ मुझे। पढ़ा है तुम लोगों ने? एनाबॉलिक एक्सेप्टर कौन है? NADP है क्या? और सर कैटाबॉलिज्म ये ब्रेकडाउन चल रहा है, इसीलिए आप NAD लिख रहे हो। समझ आ गया क्या ये कि सर यहां P क्यों नहीं है? क्योंकि सर P जो होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शन में होता है और यहां हो रही है कैटाबॉलिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलो यहां तक की कहानी हो गई मेरे पास। 1,3 डाई PGA से बच्चों बनेगा आगे की रिएक्शन, अपन एरो उधर बना देते हैं। 1,3 डाई PGA से बनेगा 3 PGA। अब देखो ये 3 PGA PGA का नंबर नहीं है, ये क्या है कि भैया कौन से ग्रुप कौन से कार्बन पर ये जो फॉस्फेट है वो अटैच्ड होगा। यहां 1,3 डाई PGA यानी 1 और 3 कार्बन पर क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच्ड है। तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं इसके भी? सर 2 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक बात और सोचो, यहां से क्या निकला होगा जिससे वो बना होगा? 1,3 डाई PGA से क्या निकला होगा कि आपको 3 PGA देखने को मिला होगा? सर 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सही बात, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप निकला होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो अपन उस एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रैप कर लेंगे? जल्दी बताओ मुझे, किस फॉर्म में ट्रैप कर लेंगे एनर्जी को? इन फॉर्म ऑफ ATP। तो सर एक काम करो, 2 ADP ले लो यहां पर और इसे बदल दो 2 ATP में। क्या ऐसा हो जाएगा? ये बात यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से कंफर्म कर दो, ये बातें यहां तक क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी, क्लियर सबको अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर अब रीअरेंजमेंट होगा, अभी 3rd कार्बन पर है, अब 2nd कार्बन पर PGA होगा, तो हमने लिखा 2 PGA। ठीक है, अभी भी मॉलिक्यूल मेरे पास कितने? 2। इसके बाद इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल किसके? पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये रिएक्शन भी हमने देखा है कि सर जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को आप कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड में,
हमने पहले इसका उल्टा रिएक्शन किया था, कुछ याद है क्या तुम्हें? कुछ याद आ रहा है क्या? इसका रिवर्स रिएक्शन किया था हम लोगों ने कहीं कि पायरुविक एसिड को पेप में बदला था, याद करो। बदला था क्या कि सर पायरुविक एसिड को बदल दिया था पेप में। अब पेप को हम किस में बदल रहे हैं? पायरुविक एसिड में। सर वहां एटीपी खर्च किया था, क्या यहां एटीपी मिल जाएगा? सर यहां आपको मिलेगा एटीपी, और 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 एडीपी से आपको मिल जाएंगे 2 एटीपी। क्लियर इतनी बात? तो सर आप देख रहे हैं कि हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। स्टेप्स की काउंटिंग भी कर लेते हैं जल्दी से कि कितने स्टेप हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1 यहां पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 and 5 and 6 7 8 9 और 10। चलो अब याद कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे करेंगे हम लोग। पहले आधी साइकिल को कंप्लीट करेंगे जहां कन्वर्जन हो जाएगा PgAl तक, ठीक है? उसको याद करते हैं। हम लोगों ने कहा सर शुरुआत करी हम लोगों ने ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हमने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, और 1,6 बाय फॉस्फेट से क्या मिलेगा सर? PgAl और DHAP। क्या ये 5 स्टेप हो जाएंगे? जल्दी से अपने मन में बोल दो एक बार। पहला हमने कहा ग्लूकोज को सर पकड़ा और ग्लूकोज को बदल दिया किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, और 1,6 बाय फॉस्फेट से PgAl और DHAP। क्या इतना हो जाएगा? जल्दी बता दो मुझे। चलो आगे चलते सर। PgAl से आगे की कहानी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे 1,3 डाई PGA, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर पेप और पायरुविक एसिड। तो 1,3 डाई PGA, 3 PGA, 2 PGA, पेप और पायरुविक एसिड। अब आप इन एरोज को ध्यान से देखो। आपको 3 एरोज ऐसे दिख रहे हैं जो इररिवर्सिबल हैं, और बाकी सारे एरोज रिवर्सिबल बनाए हैं। कौन कौन से स्टेप इररिवर्सिबल दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, कौन कौन से स्टेप दिख रहे हैं सर? 1, यहां पर आपके पास 3 और 10 दिख रहा है सर। 1, 3 और 10 जो स्टेप है इनके अंदर हम देख रहे हैं कि ये इररिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। क्लियर? तो एक बात जो मुझे याद करनी पड़ेगी वो ये है कि सर इस ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप में से 3 स्टेप इररिवर्सिबल हैं, 1, 3 और 10। ठीक है, चलो सर और कुछ जो मुझे स्टेप में याद रखना हो तो वो है बच्चों एंजाइम। यहां एंजाइम काम करेगा सबसे पहले हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। फिर अगली स्टेप में काम करेगा आइसोमर बनाने के लिए आइसोमरेज, और थर्ड स्टेप का एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो मुझे 3 एंजाइम याद रखने हैं बच्चों, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब वापस से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा सर आंख बंद कर लेना सारे और बिना देखे बोलेंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, 1,6 बाय फॉस्फेट से PgAl और DHAP, PgAl और DHAP का आगे PgAl जाएगा और PgAl जो है वो कन्वर्ट होगा 1,3 डाई PGA, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर पेप और फाइनली पायरुविक एसिड। क्या ये याद हो जाएगा सबको? जल्दी से मुझे बता दो। पूरे 10 स्टेप याद हो जाएंगे? कर लोगे क्या? चलो
तो आज इसको क्लास खत्म होने के बाद सोने से पहले एक बार लिख जरूर लेना, है ना, ताकि ये रिवाइज हो जाए। बिकॉज जहां तुम्हें दिक्कत आती है वो यही है कि सर हमें समझ सब आ जाता है लेकिन याद नहीं होता है। तो बेटा याद जब होगा जब उसको बार बार लिखोगे, बार बार उसको देखोगे, है ना। तो इसीलिए उसको कम से कम 2-3 बार ये साइकिल्स जब भी तुम फ्री बैठे हो उठाकर 1-2 बार इसको लिख लिया, है ना, जब भी तुम्हें टाइम मिले, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि वो तुम्हें याद है। ठीक है, अब खर्चा देखते हैं। सर शुरुआत हुई थी, हमें खर्चा करना पड़ा था। तो इनपुट में मेरे पास क्या है सर? इनपुट है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और कितने एटीपी लगाए? एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। ठीक है, तो सर 2 एटीपी मैंने यहां पर खर्च किए। आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में क्या मिलेगा सर? आप ध्यान से देखिए, आउटपुट में सबसे पहले मिले मुझे यहां पर स्टेप नंबर 6 के अंदर 2 NADH2 मिले। ठीक है, और क्या मिला सर? एटीपी यहां भी मिले और यहां भी मिले। टोटल मिले कितने एटीपी? 4 एटीपी। ठीक है, तो आउटपुट में, अच्छा ये भी तो अपना आउटपुट है, 2 पायरुविक एसिड। तो सर आपको मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। साथ ही आपको मिल रहे हैं 4 एटीपी और मिल रहे हैं 2 NADH2। क्या इनपुट और आउटपुट समझ आ गया कि सर हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या डाला था और हमें मिला क्या? क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ। आसान सी है ग्लाइकोलाइसिस, कुछ मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं, बेसिक चीजें चल रही हैं और रिएक्शन ज्यादातर वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? हमने कहा सर 1, 3 और 10 स्टेप क्या हैं? इररिवर्सिबल, रिमेनिंग रिवर्सिबल। NADH2 कौन सी स्टेप में मिलेगा सर? ये मिलेगा आपको स्टेप नंबर 6 में। ये कौन सी स्टेप में मिलेगा? स्टेप नंबर 7 और 10 में। ये जो खर्चा है ये कौन सी स्टेप में हो रहा है सर? स्टेप नंबर 1 और 3 में। क्लियर इतनी बात? सारी बातें क्लियर सबको? किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से समझ आ गया ग्लाइकोलाइसिस? बोलो, जल्दी से कंफर्म कर दो। ग्लाइकोलाइसिस सर अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो छाप दो फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले वापस यहां आते हैं। हमने कहा सर देखो आप, ग्लूकोज से हमने पायरुविक एसिड बना लिया, ये स्टेप हो गया। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पायरुविक एसिड इज कॉमन कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ, क्या ये बात सही है कि सर पायरुविक एसिड इज कॉमन बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? तो देखो हम लिख रहे हैं यहां पर, अच्छा पहले इसको लिख लो फिर एक पॉइंट लिखेंगे। Pyruvic acid is central compound of respiration. And its further breakdown depends on availability of oxygen, cellular
नीड्स, कि भैया सेल को जल्दी एटीपी चाहिए, ज्यादा एटीपी चाहिए, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि पायरुविक एसिड को किस तरह से आगे ले जाकर तोड़ना है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन में लेकर जाना है या एन एरोबिक रेस्पिरेशन में लेकर जाना है। क्या ये बात समझ आ रही है कि सर फर्दर ब्रेकडाउन किस पे डिपेंड करेगा? सेल्यूलर एनर्जी की नीड पर, कि सेल्यूलर एनर्जी की कितनी नीड है, कितनी जल्दी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये है आपके पास पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन। जल्दी से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो सर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? अब आगे के स्टेप्स कहां होंगे अगर ऑक्सीजन है तो? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि सर आगे के स्टेप्स के लिए कहां जाना है। बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए हैं और अब अगली स्टेप को देखेंगे जो है लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही होगी कि निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी कि ऐड हो रही होगी? जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन रिलीज हो रही होगी कि ऐड हो रही होगी? सर रिलीज हो रही होगी। कार्बोक्सिलेशन मतलब ऐड होना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब निकल जाना। समझ आ रही है बात? तो सर यहीं से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो बच्चों, लिंक रिएक्शन जो है आपकी एनसीईआरटी ने इसको कोई अलग से ऐसा स्पेसिफिक नाम लिंक रिएक्शन नहीं दिया है। उसने लिखा है कि देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर हम लोग क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो हमने कहा लिंक रिएक्शन की जो साइट है ये है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन यहां पर ऑपरेट होगा। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं कि सर इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम कौन सा काम करेगा। तो हमने कहा बच्चों एंजाइम जो है उसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, सॉरी डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है इसमें 5 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? 5 फैक्टर्स के नाम है। फर्स्ट लिपोइक एसिड, सेकेंड Mg+2, थर्ड थायमीन पायरोफॉस्फेट, फोर्थ NAD पॉजिटिव और फिफ्थ कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इसीलिए दिस इज द हेवीएस्ट एंजाइम। क्योंकि सर इतने सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है ये बात?
तो सर एंजाइम को 5 कोफैक्टर्स की जरूरत है, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, थायमीन, शॉर्ट में लिखते हैं टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट, NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम ए। क्लियर? जल्दी से इसको छापो। अब रिएक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। बेटा साइटोसॉल का मतलब है जिसके अंदर से साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको साइटोसॉल कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उसमें। डिफरेंस यही है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में अंतर क्या है। साइटोसॉल हम कहते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म से सारे सेल ऑर्गेनल्स निकाल दो, जो न्यूक्लियर फ्लूइड बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसॉल। चलिए बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारे पास लिंक रिएक्शन हो रहा है मैट्रिक्स के, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। हमने कहा हेवीएस्ट एंजाइम है, एक मिनट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आएगा बच्चों, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा हेवीएस्ट एंजाइम है और 5 फैक्टर से मिलकर बना है, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, थायमीन पायरोफॉस्फेट, NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम। अब काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। मेरे पास है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, यही लेकर आए हैं अभी हम, ध्यान से सुनना। मैं क्या लेकर आया हूं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। अब 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के जो हैं इनके साथ मैंने ऐड किया है कोएंजाइम ए। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं COA, है ना, यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे COA क्या है। तो COA इज कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए का रिएक्शन होगा और इसमें साथ में लगेगा NAD पॉजिटिव। अब कितने NAD पॉजिटिव लगेंगे सर, हम रिएक्शन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें मिल रहा है, हमें लगाना पड़ रहा है एक कोएंजाइम ए और एक NAD पॉजिटिव। जब ये 2 मॉलिक्यूल के लिए होगा तो 2 लगेंगे कोएंजाइम ए और 2 लगेगा NAD पॉजिटिव। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, इस रिएक्शन के अंदर काम करेगा हमारा एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ TPP, लिपोइक एसिड और Mg+2। सारे कोफैक्टर्स आ गए इसके, TPP, लिपोइक एसिड, Mg+2, कोएंजाइम ए और NAD पॉजिटिव। बनेगा क्या सर, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिड यानी कितना कार्बन, 2 कार्बन। पायरुविक एसिड के पास कितना कार्बन था, 3 कार्बन था, यहां 2 कार्बन है। तो भैया 2 कार्बन है तो एक बात बताओ कि यहां पर एक CO2 क्या रिलीज हो रहा होगा, अरे यस और नो। तो एक CO2 जो है यहां पर रिलीज हो गया, साथ में NAD पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। बात समझ आ रही है? अब ये रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के लिए होगी कितनी बार, 2 बार। एक मॉलिक्यूल के लिए 1 बार। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए और 2 NADH2 मिलेंगे। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिल गया और 2 NADH2 मिल गए। अब बचा क्या, हमारे पास बचा यहां पर 2 मॉलिक्यूल CO2 के, ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? क्या इतनी बात सबको क्लियर कि सर मेरे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम आ गए हैं, 2 NADH2 आ गए हैं और 2 CO2 आ गए हैं। अब हिसाब रखना शुरू करेंगे। पहले पिछले स्टेप में मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पास 2 NADH2 रखे हुए हैं क्या तुम्हारे पास, जल्दी से कंफर्म कर दो। ग्लाइकोलाइसिस से तुम्हारे पास कितने NADH2 हैं, 2 यहां से हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। हिसाब रखना पूरा कि सर मेरे पास अब 4 ATP हैं और 4 NADH2 हैं, क्या रखे हुए हैं, जल्दी से कंफर्म कर दो।
हाँ जी, क्या आपके पास 2 ATP और 2 NADH2 मिले, सॉरी 4 ATP और 2 NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे, और यहां पर ये जो है ये किससे मिल रहा है सर, 2 NADH2 यहां से मिल रहा है, तो टोटल 4 NADH2 और 4 ATP हो गए क्या? क्लियर सबको? जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर? हिसाब अपने पास पूरा रखना, क्योंकि आगे जाकर पूरा एक बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि भैया जितना भी है वो कहीं इधर उधर तो नहीं निकल गया। तो हमारे पास सर एक रिएक्शन हुआ, अब जल्दी से पूरे रिएक्शन को शुरू से शुरू करेंगे जहां से ग्लूकोज मिला था, है ना? आंख बंद करके याद करेंगे। सर ग्लूकोज ब्रेकडाउन शुरू किया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट से PGAL और DHAP, आगे 1,3 डाईपीजीए, 3 PGA, 2 PGA, पेप, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से फाइनली मैंने बना लिया है एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या इतना याद हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या इतना याद हो जाएगा? जल्दी से एक बार और रिवाइज करवा दे क्या? अब खुद से रिवाइज करेंगे। मैंने शुरुआत करी है ग्लूकोज से बनेगा पहला स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट से 3 PGA, फिर सॉरी 1,3 डाई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने कहा कि सर PGAL और DHAP, फिर 1,3 डाई PGA, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर पेप। क्लियर है क्या? और पेप से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से हमने क्या बना लिया है? एसिटाइल कोएंजाइम A। और अब जाकर यहां 2 CO2 कम हो गए हैं भैया। ग्लूकोज की बात करें तो 6 कार्बन थे, 6 में से 2 कार्बन निकल गए हैं, बचे कितने कार्बन है? 4। किस फॉर्म में बचे हैं सर? 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कितने कार्बन के हैं? 2 कार्बन के हैं। तो मेरे पास बचे हैं कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन और रिलीज करने हैं, तो मेरा ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो। तो हमने कहा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हम एंटर करें, हम लोगों ने एक एंजाइम लिया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, 5 फैक्टर्स ने काम किया। कौन कौन से? लिपोइक एसिड Mg+2, TPP, NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर यहां जो है आपके पास पायरुविक एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कोएंजाइम A और NAD पॉजिटिव के साथ, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा हमारे पास? 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 CO2 और 2 NADH2। क्लियर सबको? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, सारी बातें क्लियर? बेटा FAD जो है अगली स्टेप में लगेगा लिंक रिएक्शन के क्रेब्स साइकिल के अंदर। छापते भी जाएं साथ में, जल्दी से रिएक्शन को कंप्लीट करें। हम एंटर करेंगे इनटू दी क्रेब्स साइकिल। अरे भैया याद हो जाएगा ना तुम लोगों को या नहीं होगा? याद हो जाएगा ना या हो गया है? ये भी बता दो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना? अब सर फाइनल ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं, और फाइनल ब्रेकडाउन का जो स्टेप है उसका नाम है अलग अलग नाम। सर क्रेब्स साइकिल बोलो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो, TCA साइकिल बोलो, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलो, ये सारी साइकिल्स एक ही हैं, और ये अल्टीमेट रूट है किसी भी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन का। ठीक है, चलो
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि सर साइट क्या है इस रिएक्शन का, कहाँ होता है। हमने कहा सर ये भी होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही हो रहा है। अब यहां जो एंजाइम्स हैं वो सब एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो मैट्रिक्स में नहीं होता, ये होता है इन द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर इतनी बात? तो हमने कहा सर सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में है, एक एंजाइम को छोड़कर जो है हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सर इसका भी पेसमेकर होगा? बिल्कुल होगा। तो हमने कहा सर इसका जो पेसमेकर एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज। कहाँ मिलेगा, कैसे काम करेगा, अभी बात करेंगे कि भैया ये जो सिट्रेट सिंथेज है ये इसका पेसमेकर एंजाइम है और यही आगे रेगुलेट कर रहा है इसके फर्दर ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो यहाँ तक की ये बेसिक बातें जो है क्या आप लोगों को क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं सर। मैट्रिक्स में होगा और एंजाइम जो लगेगा वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मैट्रिक्स के बाहर है, मतलब मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन में है, बाकी सब जो है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और इसका पेसमेकर कौन है? सिट्रेट सिंथेज। पेसमेकर बेटा कोई भी ऐसा एंजाइम जो क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को रेगुलेट कर रहा है कि भैया इस रिएक्शन को चलाना है। अब जैसे आपके घर में स्विच होता है जिससे आप पंखे को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये पेसमेकर है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रिएक्शन करना है आगे या नहीं करना है, किस रेट से करना है। रेट को कम तो नहीं करना, रेट को बढ़ाना तो नहीं है, आपकी एटीपी रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर इतनी बात? तो ये है आपका पेसमेकर। हो गया, जल्दी से छाप दो। लिख ली 2 लाइन? 2 ही लाइन लिखनी है भाई। हाँ अब आएगा मजा, फिर से बहुत सारे स्टेप्स आने वाले हैं। याद हो जाएंगी क्या तुम्हें? चलो पहले पुराना वाला याद करके बता दो मुझे एक बार जल्दी से, है ना? मुझे एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद कंफर्म कर देना कि तुम्हें वो सारा याद हो गया है क्या, है ना? तो उसके बाद फिर अपन ये वाला याद करना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर शुरुआत करी हमने ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हम लोगों ने सबसे पहले बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर पीजीएल और डीएचएपी। पीजीएल से आगे बनाया 1,3 डाईपीजीए, फिर 3 पीजीए, फिर 2 पीजीए, फिर पेप, फिर पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से हमने बना लिया था एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या याद हो गया सबको? जल्दी से कंफर्म कर दो। हैं पहली बार चैप्टर में मजा आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, मजा आ रहा है तुम लोगों को चैप्टर में? बेटा मजे तो ठीक है लेकिन सवाल भी आने चाहिए, तब है मजा, है कि सवाल भी सॉल्व हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, तो मजे लेते लेते ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं और
चलते हैं आगे मैकेनिज्म की तरफ। क्या लगता है मैकेनिज्म याद हो जाएगी? हाँ जी, है मजा आता है, याद नहीं होता बेटा, याद करना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा कुछ भी, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। या मैं भी तो बार बार एफर्ट लगा रहा हूं, है मैं कितनी बार बोल चुका हूं, सोचो। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी तक अपन ने 4 एटीपी 4 NADH2 बनाए हैं। तुम्हें एक सवाल मेरी तरफ से जो है वो ये है कि भैया कितने एटीपी SLP से बने हैं? कितने एटीपी SLP से बने हैं? सवालों की बात हुई है तो थोड़ा बहुत सवाल पूछ ही लेने चाहिए आगे बढ़ने से पहले, है ना। देखो वापस आते हैं यहां पर, ये देखो SLP से कितना मिला। SLP जानते हो कि सर डायरेक्ट रिएक्शन से A कन्वर्ट हुआ B में और मुझे ATP मिल गया। ये रहा, A कन्वर्ट हुआ B में, मुझे मिल गया ATP, A कन्वर्ट हुआ B में, मुझे मिल गया ATP। तो SLP से कितना मिला? कितना मिला? 4 मिला। SLP से कितना मिला? 4। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हमें ये बात समझ आ गई। मुझे एक बात बताओ, सवाल है मेरे एक दो और, नेट गेन ऑफ ATP कितना? नेट गेन ऑफ ATP यहां पर कितना? सर नेट मतलब होता है खर्चा निकालने के बाद, तो हमने टोटल बनाए थे 4 लेकिन 2 खर्च भी कर दिए, तो नेट गेन कितना है? 2। सवालों का ध्यान रखना बच्चों, कई बार होता है हम सवाल में गड़बड़ कर जाते हैं। आपसे पूछा गया टोटल एटीपी कितना मिला, हम बताएंगे 4। आपसे कहा नेट कितना मिला, हम बताएंगे 2। क्लियर है ना। तो सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप डरे नहीं SLP CLP देखकर कि भैया ये क्या पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं है ये CLP क्या होता है, SLP क्या होता है, क्या आप सब जानते हैं? चलो तो फाइनली मैकेनिज्म को शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें आज ही ये सब याद हो जाए, पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, पूरा का पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आज ही पूरा हो जाए। शुरुआत हुई है सर विद एन एसिड नेम्ड OAA। सुना सुना है क्या? सुना सुना है क्या? OAA, ओक्सेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का होता है बस मुझे ये बता दो। कितने कार्बन का होता है बस ये बता दो मुझे। हाँ 4 कार्बन, बहुत बढ़िया पढ़ा है तुम लोगों ने। C4। बच्चों OAA से बाहर से क्या लेकर आए हैं? एसिटाइल कोएंजाइम A। ये कितने कार्बन का है? सर ये 2 कार्बन का है। टोटल हो गए 4 + 2। मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग, तुम जल्दी से मुझे बता दो 4 + 2 कितना होता है? 6। ये देखो कितनी जल्दी रिप्लाई आए हैं तुम्हारे, बहुत बढ़िया, यानी कि मैथ्स तो बढ़िया है। ठीक है सर, दोनों को मिला देते हैं, ये लियो जी मिला दिया, तो बनना चाहिए 6 कार्बन का एक एसिड। बनेगा क्या? सर नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया। अब कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सिट्रिक एसिड से बनेगा अगला एसिड। अब देखो एसिड एसिड खेलना है ना, पूरी साइकिल में एसिड एसिड खेलेंगे। सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बनेगा? सिस एकोनिटिक एसिड।
सिस एकोनिटिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद अगला क्या बनेगा? ऑक्जेलो सक्सीनिक एसिड। अभी तक एक भी CO2 बाहर नहीं निकला है, सबके अंदर 6 कार्बन ही मिल रहे हैं। अभी तक एक भी CO2 बाहर नहीं निकला है, 6 कार्बन ही मिल रहे हैं। चलो अगले पेज पर चलते हैं और इसको वापस से लिखते हैं। OAA CA CAA ICA और OSA। तो शुरुआत करी OAA से, हम पहुंचे OSA तक। क्या आया बीच में? CA सिट्रिक एसिड, सिसेकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। क्या ये याद हो जाएगा? बताओ जल्दी, क्या ये याद हो जाएगा? शुरुआत करी OAA से, OAA में मिलाया एसिटाइल कोएंजाइम A, बना CA, फिर CA, फिर ICA, फिर OSA। हो जाएगा इतना? कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 हो गए हैं, 4 हो गए क्या? चलो शुरू से आ रहा हूं मैं, शुरू से। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से PGL और DHAP, PGL से 1,3 डाईपीजीए, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर पेप, फिर पायरुविक एसिड, फिर एस्टाइल कोएंजाइम A, एस्टाइल कोएंजाइम A को मिला दिया OAA से, फिर CA, फिर CAA, फिर ICA और OSA। क्या यहां तक आ गए हो? बाकी सब भी बताओ जल्दी, क्या मेरे साथ यहां तक पहुंच गए हो? भैया पूरा याद करेंगे शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन बोलना पड़ेगा, साथ में लगे रहना पड़ेगा, तभी जाके याद होता है, ऐसे याद नहीं होता। क्लियर है क्या सबको? तो चलो वापस आते हैं। सर आगे क्या होगा? अभी तक एक भी CO2 नहीं निकला है। सर मैं 2 कार्बन लेकर आया हूं, है ना, 2 कार्बन लेकर आया हूं, दोनों के दोनों बाहर निकल जाने चाहिए टूटकर, तभी जाकर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो पाएगा। मैं 2 कार्बन पहले ही निकाल चुका हूं और 4 और निकालने हैं। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में थे, एक एसिटाइल कोएंजाइम में के पास कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 के पास कितने होंगे? 4 कार्बन। तो एक टर्न जब चलेगा तो 2 CO2 निकलेंगे, है ना, और 2 टर्न जब चलेंगे तो 4 CO2 निकल जाएंगे, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ आ रही है क्या बात? आगे चलें, चलो। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से पहली बार एक CO2 निकलेगा, बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बच्चों ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होगा, ये होगा 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। और क्या रिलीज हो गया है बाहर? सर रिलीज हो गया है CO2। स्टेप की नंबरिंग भी कर देते हैं फटाफट से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में पहली बार CO2 रिलीज हुआ है और बना है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्लियर है क्या ये बात सबको? चलो आगे क्या होगा? सर वापस से अपने उस पे आते हैं और हमने कहा कि अब यहां लिख देते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहां निकल गया है CO2, निकल गया। क्या इतना सबको याद हो रहा है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, क्या इतना सबको याद हो रहा है? अरे यस और नो?
बोलो भाई, हो जाएगा ना? चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या होगा सर, फिर से अगली स्टेप में एक और CO2 निकलेगा और बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। बहुत बढ़िया सर, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया है और एक CO2 और निकल गया है, यानी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की 2 CO2 थी वो तो निकल गई बाहर, हो गया वो काम खत्म। यानी मेरे पास ग्लूकोज के जो 2 कार्बन अभी यहां थे वो निकल चुके हैं, हो गया मेरा काम। अब मुझे आगे तो वापस रीजनरेट करना है किसको? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को, ताकि ये साइकिल चलता रहे। तो आगे की जो कहानी है वो बहुत ही आसान सी है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से मैं बनाऊंगा पहला एसिड सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से बनेगा अगला एसिड फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से अगला एसिड बनेगा मैलिक एसिड, एंड फाइनली बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सारे के सारे एसिड कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। यहां सारे एसिड 6 कार्बन के। अब याद कैसे होगा? चलो वापस से आते हैं। सर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड था, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सा फा मा और बन गया ओए। बन जाएगा क्या? सक्सिनाइल कोएंजाइम में से साफामा बन जाएगा OAA। ठीक है, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, पूरे ग्लूकोज को तोड़ेंगे एंड तक। क्या तैयार हो? जल्दी से बता दो, क्या पूरे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तैयार हो? शुरू करें। सर शुरुआत हुई ग्लाइकोलाइसिस से, हमने लिया था सुक्रोज, एंजाइम काम किया इन्वर्टेज, बन सकता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों रेस्पिरेशन में जा सकता है। हम लेकर जा रहे हैं ग्लूकोज को, चलो लेकर चलते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाइफॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट से PGL और DHAP, PGL से 1,3 डाईपीजीए, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर पेप, फिर पायरुविक एसिड, और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आए, बना क्या सर? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ मिलता है, फिर बनाता है सिट्रिक एसिड, सिसेकॉन्टिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर CO2 निकला अल्फा KGA, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर साफामा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्लियर है क्या? हाँ भैया, क्या तुम्हें ये याद हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। रिवाइज करना है इसी तरह से जैसे मैंने अभी याद करवाया, शुरू से शुरू करना है और पूरी प्रोसेस को याद करना है। क्लियर? तो चलिए, हमने कहा सर हमारे पास यहां ये आ गए हैं एसिड। स्टेप नंबर लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10। लिख लिए सारे स्टेप? छः, 7, 8, 9, 10। तो सर 10 स्टेप यहां, 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के, और एक स्टेप हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। टोटल 21 स्टेप हो गए हैं, जिससे मैंने ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया है। सर हिसाब करना है, अभी इसका हिसाब करते हैं। कर लें क्या हिसाब? हैं, इसे मैं पढ़ा दूं और आप याद करने की बात कर रहे हैं। तुम पढ़ा दोगे? क्या बात कर रहे हो, इतना आसान हो गया है क्या? चलो तो बात करते हैं। सर थोड़े से खर्चे की बात कर लेते हैं, कहां कहां क्या क्या खर्च हो रहा होगा।
देखो मैं स्टेप्स याद कराऊंगा, है ना, अपन स्टेप्स को याद करेंगे, अपन ये साइकिल में नहीं लिखेंगे कहाँ क्या मिल रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप याद कराऊंगा कि सर स्टेप नंबर 4, 6, 10, कौन कौन सा स्टेप लिखा, स्टेप नंबर 4, 6 और 10 है। CO2 क्या होता है, CO2 निकल गई बाहर गई, CO2 रिलीज करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो CO2 निकल रही है ना, वही है CO2 ये जो रेस्पिरेशन से निकल रही है। तो 4, 6 और 10 स्टेप में आपको मिलेगा बच्चों NaDH2। क्या मिलेगा, NaDH2, यानी कितने NaDH2 मिल गए, 3। सर एक मिलेगा इस स्टेप में। अब देखो पहले हम लोगों ने साइकिल याद कर ली, फिर ये नंबर याद कर लिए, तो मुझे कभी मान लो कंफ्यूजन भी होता है तो मुझे नंबर्स याद है, 4, 6 और 10 में मुझे क्या मिल रहा है, NaDH2 मिल रहा है। क्लियर इतनी बात। अब आगे सर 7 और 8, 6, 7, 8 लाइन से लिख देना, 6, 7, 8। 7 में मिलेगा बच्चों ATP और 8 में मिलेगा FADH2। 7 में क्या मिलेगा, ATP और 8 में क्या मिलेगा, FADH2। क्या याद हो जाएगा, तो 4, 6, 10 में NaDH2, 7 में ATP और 8 में FADH2। क्लियर। ये भी बता दो CO2 कहां कहां निकला, तो सर स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 में CO2 रिलीज हो गया। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, क्या क्रेब्स साइकिल क्लियर है बेटा, अभी बताते हैं, रुक जाओ, थोड़ी सी तसल्ली रखो, ATP GTP सब समझाऊंगा, क्या इतनी बात क्लियर है ये बता दो मुझे बस। हाँ जी, अच्छे से क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कहीं कुछ मिस हो गया हो, कुछ रह गया हो, बीच में ही उड़ गया हो, नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले लिखते हैं सर एंजाइम। देखो बच्चों एंजाइम हमें याद रखना है, सबसे पहला सिट्रेट सिंथेस, जो पहली ही स्टेप को कैटेलाइज कर रहा है। दूसरा एंजाइम हमने कहा कि सर ये जो सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो यहां काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अभी पढ़कर आए क्या, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये रहा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। तो सर यहां सिट्रेट सिंथेस, यहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दो एंजाइम याद करें, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड को बदल रहा है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। बात क्लियर इतनी। अब आगे चलते हैं और इस स्टेप नंबर 7 को समझते हैं। तो मेरे पास आता है बच्चों एक रिएक्शन जिसको मैं बोलता हूं कपलिंग रिएक्शन। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या था देखते हैं। हमने कहा सर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये रहा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, this is converted into succinic acid। ठीक है, अब जब ये हो रहा है तो उस समय पर यहां क्या होता है, ATP की जगह GDP ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है GTP में। ठीक है, यानी मेरे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, GTP। लेकिन मुझे पता भैया एनर्जी करेंसी दो ना, ये क्या दे रहे हो, है ना, ये मेरी एनर्जी करेंसी तो है ही नहीं, मेरी एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। तो ये वापस से रिवर्स हो जाता है, ये वापस से रिवर्स हो जाता है, और इसकी एनर्जी को यूज करके हम ADP को कन्वर्ट कर देते हैं ATP में। और ये जो रिएक्शन है ये वाली, इसे कहते हैं कपलिंग।
कि कपल्ड रिएक्शन चल रही हैं, दो रिएक्शन एक साथ चल रही हैं, तो उसे कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई क्या? बोलो जल्दी, क्या कपलिंग रिएक्शन क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कपलिंग रिएक्शन कहां हो रही है, हमने कहा सर इस रिएक्शन में हो रही है जहां सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? अब इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं जल्दी से। इनपुट दिए थे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, आउटपुट बच्चों देखो एक साइकिल पढ़ी है अभी अपन ने, एक टर्न पढ़ा है ना। अब एक टर्न हमारा हो गया है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कितने थे? 2 थे। तो भैया ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब डबल हो जाएंगे। मेरे को 3 NADH2 मिल रहे हैं, उसकी जगह मुझे कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ATP कितने मिल जाएंगे? सर 2 मिल जाएंगे। और FADH2 कितने मिल जाएंगे? सर यहां पर FADH2 मिल जाएंगे 2। ठीक है, तो आउटपुट हो गया मेरे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 4 CO2 रिलीज हो जाएंगे बाहर। ठीक है, और आपको मिलेंगे 6 NADH2, इसके बाद 2 ATP और 2 FADH2। क्या आप लोग हिसाब लिख रहे हो? और लिख रहे हो तो मुझे टोटल कितने NADH2 आपके पास रखे हुए हैं ये बता दो। अब कितने NADH2 आप लोग लेकर बैठे हुए हो जल्दी से मुझे बता दो। टोटल कितने हो गए अब तक के जोड़कर? हाँ जी, जल्दी से जोड़ लो, मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है। सर ग्लाइकोलाइसिस किया, फिर लिंक रिएक्शन किया, फिर क्रेब्स साइकिल कर लिया, कितने हो गए टोटल? NADH2 जोड़ो सबसे पहले। NADH2 कितने हो गए? सारा हिसाब है तुम्हारा। अरे 9 कौन बोल रहा भैया? एक कहां उड़ा दिया? पूरे 10 दिए हैं मैंने तुम लोगों को, एक भी कम नहीं होना चाहिए लास्ट में। हमने शुरुआत करी थी कहां से? ग्लाइकोलाइसिस से। मिले थे 2 NADH2, फिर लिंक रिएक्शन किया, फिर मिले 2 NADH2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, फिर यहां मिल गए 6, कितने हो गए? 10। तुम्हारे 8 क्यों है भैया? हैं 2 अपने पास रख लिए क्या? मुझे मेरे सारे NADH2 वापस चाहिए। कितने NADH2 हो गए तुम्हारे पास टोटल? 10। क्लियर हो रहा है क्या 10 कहां से आए हैं? कंफर्म कर दो जल्दी से कि 10 NADH2 कहां से आए तुम्हारे पास, तुम्हें पता है? हैं लिंक रिएक्शन के खा गए थे, बहुत बढ़िया। जुड़ गए क्या आप सारे वापस? हाँ जी, ATP भी जोड़ दो फटाफट से। 4 ATP थे ग्लाइकोलाइसिस में, फिर लिंक रिएक्शन में कोई ATP नहीं मिला, और यहां मिले हैं 2। 4 + 2 कितना होगा? 6। तो 6 ATP। बहुत बढ़िया। सर FADH2 अब तक तो मिला ही नहीं था, यही मिला है, तो 2 FADH2। ये लो, हो गया क्या हिसाब पूरा? क्या तुम्हारे पास पूरा हिसाब है कि सर 10 NADH2 रखे हैं, 6 ATP रखे हैं और 2 FADH2 रखे हैं, और हम इन्हें संभाल के रखेंगे क्योंकि इनसे आगे जाकर ETS भी तो करवाना है और ATP और बनाने हैं, है ना? तो क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्या पूरा हिसाब आपका बन गया है? जल्दी से मुझे बता दो। बोलो भैया। रेस्पिरेशन जो आप लोग लास्ट क्लास तक मुझे बता रहे थे कि सर बहुत मुश्किल होता है, बड़ी दिक्कत आती है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है? मुझे बता दो। या ये बहुत आसान सा टॉपिक है, एकदम हलवा है, केमिकल रिएक्शन तुम्हें बताए जा रहे हैं और जबरदस्ती डराया जाता है? हलवा है ना? बहुत बढ़िया। चलो एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी और कहां तक पहुंच गए हैं, है ना? बेटा अब तक इजी है तो अब कुछ बचा भी नहीं है। अब तो कुछ मतलब अब तो समेटा करना है लास्ट का, कुछ नहीं बचा है अब इसमें, है ना? तो चलो जल्दी से शुरुआत से शुरू करते हैं। बेटा कुछ भी याद नहीं करना, जो पढ़ा है वो याद करना है बस, है ना?
चलिए तो शुरुआत करते हैं। सर हम लोगों ने कहा ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, 16 बाइफॉस्फेट से पीजीएल और डीएचएपी, पीजीएल से 13 डाई पीजीए, फिर 3 पीजीए, फिर 2 पीजीए, फिर पेप, फिर पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से हम आ गए माइटोकॉन्ड्रिया में, एस्टाइल कोएंजाइम में बना लिया। एस्टाइल कोएंजाइम में से हम लोगों ने कहा कि सर हमने ऐड किया किसको, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से क्या बना, यहाँ पर हमारे पास बना सिट्रिक एसिड, फिर सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, फिर अल्फा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से हमने बनाया क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से साफामा। क्लियर, बोलो भैया क्लियर। हाँ जी, सबको ये बात समझ आ गई क्या? रेस्पिरेशन पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना भैया, किसी को नींद तो नहीं आ रही? चलो तो छाप लेते हैं जल्दी से। हो गया बेटा। कपलिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर, उसको कपलिंग रिएक्शन कह रहे हैं कि भैया हमें मिला तो जीटीपी था लेकिन हमें जरूरत एटीपी की है, तो जीटीपी को हमने वापस एटीपी में कन्वर्ट किया, इसे कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। चलो तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना, और फिर थोड़ी देर में वापस मिलते हैं, है ना। क्लास चलती रहेगी, क्लास अपन बंद नहीं कर रहे हैं, क्लास कंटिन्यू है, ठीक है। 5 मिनट में, हार्डली 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि अपन फ्लो को ब्रेक ना करें। तो 5 मिनट में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, शुरू करेंगे वापस। चलिए बच्चों, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, ग्लूकोज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है सर? तो पहले तो हिसाब लिख लेते हैं, है ना। हिसाब लिखा जाएगा अंडर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब ये क्या होता है, देखो हम एक आइडियल कंडीशन में कैलकुलेशन करते हैं कि ग्लूकोज से हमें कितना मैक्सिमम एटीपी मिल सकता है। तो दिस इज डन इन आइडियल कंडीशन which is not possible in living systems. भैया लिविंग सिस्टम में ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो आपने शुरुआत करी ग्लूकोज को तोड़ने की, तो जो पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड जरूरी थोड़ी है कि भैया आगे जाकर वो कहां जाएगा, कि वो आगे लिंक रिएक्शन ही करेगा, हो सकता है कहीं और चला जाए। तो आइडियल कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस सब सीक्वेंशियली चले, लेकिन हम यहां पर कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। Some assumptions are made to calculate ATP obtained from ग्लूकोज। ठीक है, assumption सबसे पहला क्या है कि सर the process goes on sequentially, कि भैया
ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंशियली चलेगा, इसमें ये जो सीक्वेंस है ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। Intermediates are not used anywhere else, कहीं और ये यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे हमने कहा सर, नेक्स्ट आता है मेरे पास no other substrate enters the cycle except ग्लूकोज, कि भैया ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा सबस्ट्रेट जो है वो इस साइकिल में एंटर नहीं करेगा, तभी मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मेरे पास कितना एटीपी, कितना NADH2, कितना FADH2 यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है सर। चलो कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा सर हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये 3 प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास असिमिलेटरी पावर्स क्या क्या हैं सर? ATP है, NADH2 है और FADH2, ठीक है। चलो हिसाब बना के दे दो मुझे फटाफट से। ग्लाइकोलाइसिस में ATP टोटल कितना मिला, बताओ जल्दी, कितना ATP मिल रहा था? टोटली बताना है अभी। ग्लाइकोलाइसिस में सर यहां लिखो 4। इसके बाद NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में कितना? 2। FADH2 कितना? 0। बहुत बढ़िया। लिंक रिएक्शन में सर कोई ATP नहीं मिला, 2 NADH2 मिले थे और FADH2 भी नहीं मिला। लास्ट क्रेब्स साइकिल हमने कहा सर यहां पर आपको मिलेंगे 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2, सही बात। चलो अब टोटल कर लेते हैं बच्चों। टोटल हमने कहा सर, टोटल की बात करें, एक मिनट, तो ATP कितना है सर? ATP है 6, NADH2 है 10 और FADH2 है 2। लेकिन सर कहीं कहीं कंजम्पशन भी था, तो हमने कहा इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज कंजम्पशन ऑफ 2 ATP, तो यहां जो नेट आएगा मेरे पास ये कितना रह जाएगा? 4 ATP। कितना रह जाएगा? 4 ATP, बिकॉज 2 ATP कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, सही बात। अब देखो बच्चों, ये जो 10 NADH2 हैं, हमने कहा 1 NADH2 गिव्स 3 ATP। कितना ATP देता है? 3 ATP। और एक FADH2 ये देता है 2 ATP। तो मेरे पास एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे और एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। तो यहां कितना लिख दूं मैं, बताओ यहां कितना लिखूं? बोलो भैया।
अगर 1 से मिल रहे हैं 3 तो 10 से मिलेंगे 30 एटीपी। और यहां एक FADH2 से मिल रहे हैं 2 तो 2 से मिलेंगे 4 एटीपी। टोटल एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? आराम से जोड़ लो, तुम्हारे सामने है हिसाब सारा, ठीक है। तो हमने कहा कि सर 6 एटीपी मिले थे, 2 कंज्यूम हो गए, बचे नेट में 4। 10 NADH2 से हमें मिलेंगे 30 एटीपी, क्योंकि 1 से मिलते हैं 3। सर ये कैसे पता लगा? अभी हम शुरू करने वाले हैं आगे ETS, उसमें पता लग जाएगा, है ना। और 2 FADH2 से आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं? 2। 1 से मिल रहे हैं तो 2 से मिलेंगे 4, तो टोटल हो गए 38 एटीपी। लिखो इतना। बेटा NCERT ने 8 इसलिए लिखा है क्योंकि वो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को एक साथ बता रहा है। आप ध्यान से देखो NCERT के रिएक्शंस को। उसने शुरुआत की है लिंक रिएक्शन की पायरुविक एसिड से, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम से। चलो बच्चों, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। आज का लास्ट टॉपिक है ना, मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर। हाँ, ये है कि अगली क्लास अपन छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि अगली क्लास में अपन इस चैप्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज इतना सारा पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली क्लास में ये कंपनसेट हो जाएगा। बेटा आप TCA साइकिल, आपसे ये पूछा जाएगा TCA साइकिल आप 6 ही लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। 8 आपको दिए जाएंगे तब जब आपसे कहा जाएगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना NADH2 मिलेगा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत क्लियर लिखवाया है इसीलिए। आपको जो बताया गया है वो माने, और कुछ नहीं मानना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन का भी मतलब जानते हो, ऑक्सीडेटिव का भी मतलब जानते हो, है ना। हम लोगों ने याद करो, पढ़ा था कभी बचपन में, याद आ रहा हो कुछ? CLP SLP कुछ याद है क्या ऐसा? अरे कुछ याद है क्या? SLP CLP अपन ने पढ़ा था बचपन में, है ना। तो बात करते हैं सर सबसे पहले ये क्यों होता है। देखो बच्चों, मेरे पास एनर्जी करेंसी इज ATP। जानते हो आप लोग कि सर मेरे सेल को जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए इन फॉर्म ऑफ ATP, लेकिन मुझे तो क्या मिला है? NADH2 और FADH2। अब आपसे कहा जाए कि भैया मैंने आपको $100 दे दिए हैं और आपसे कहा कि जाओ मार्केट से जाकर कुछ खरीद कर ले आओ, क्या आप कुछ ला पाओगे? क्या आप कुछ ला पाओगे? सर हमारे यहां तो डॉलर चलेगा ही नहीं, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, तब जाकर हम उसे यूज कर पाएंगे, वरना हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो सर एक करेंसी कन्वर्टर चाहिए जो हमारी करेंसी को, जो डॉलर है उसको कन्वर्ट कर दे किसमें? इंडियन रुपीज में, ताकि मैं उसे यूज कर पाऊं। हम फॉरेन घूमने जाते हैं, क्या हम इंडियन रुपीज लेकर जा रहे हैं? नहीं भैया, हम उसे कन्वर्ट कराकर उनकी करेंसी में लेकर जा रहे हैं ताकि हम उसे वहां पर खर्च कर सकें। वो हमारी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर भी यही है कि मेरे लिए एनर्जी करेंसी क्या है? ATP। अब ATP
मेरी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें काम करेगा। ये NADH2 FADH2 अभी फिलहाल मेरे काम के नहीं है। मुझे एक करेंसी कन्वर्टर चाहिए जो क्या करेगा, NADH2 और FADH2 को किस में बदल देगा, ATP में बदल देगा। ठीक है, तो सर ये करेंसी कन्वर्टर क्या है आपके पास, ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर इतनी बात? तो आपको समझ आ गया कि सर ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स NADH2 and FADH2 into ATP। क्लियर? साइट क्या होगा सर, साइट होगा इसका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। सर क्या यहां पर केमियोस्मोसिस होगा, बिल्कुल होगा। केमियोस्मोसिस जानते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन और एटीपी का सिंथेसिस। इसके बाद हमने कहा सर यहां जो एटीपी बनेगा वो बनेगा किससे, एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय सीएलपी और एसएलपी। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सीएलपी और एसएलपी। बोलो भाई जल्दी, सीएलपी और एसएलपी। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें कि सीएलपी होगा या एसएलपी होगा, तभी जाकर मजा आए आगे का। हाँ जी, तो हमने कहा सर एसएलपी तो डायरेक्ट एटीपी बना के देता है, तो जो 6 एटीपी मुझे ये जो 6 एटीपी मिले हैं ये हैं क्या, एसएलपी के। लेकिन मैं जब NADH2 FADH2 को कन्वर्ट करूंगा तो एक चेन चलाऊंगा, उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए ये हैं चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं और इस सेटअप को देखते हैं। देखो मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपके पास पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये है आपके पास इनर मेम्ब्रेन, और फाइनली ये है मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारे लोकेशन आपको समझ आते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या ये सारी बातें आप लोगों को समझ आती है कि सर ये 4 लोकेशंस हमें आउटर मेम्ब्रेन, पीएमएस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको लिख भी लो ताकि हम सीधा फिर प्रोसेस की तरफ चलेंगे। जल्दी से इसको लिख लो। सीएलपी मीन्स बेटा फोटोसिंथेसिस में जाके देखो सीएलपी का मतलब क्या होता है। हो गया क्या? चलिए बच्चों, अब हम लोग एक सेक्शन कट कर रहे हैं, जैसे वहां किया था वैसे ही यहां भी एक सेक्शन कट कर रहे हैं इस तरह का। ठीक है, अब सेक्शन को हम लोगों ने कट किया और यहां मैंने ये सेक्शन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर बाहर की तरफ क्या है, ये है हमारा पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और
बाहर की तरफ है, मतलब इस साइड पर है मैट्रिक्स और इधर है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देते हैं। अब देखो, हमने कहा कि सर इस मेम्ब्रेन पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। देखो, मेरे पास टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होंगे। कितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे? 5 की मैं जल्दी से लेबलिंग कर देता हूं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, तो 5 कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास, क्या 5 कॉम्प्लेक्सेस आपको नजर आ रहे हैं? अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहां 2 कंपोनेंट्स होंगे, FMN और FES, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर प्रोटीन। इसके पास आपको मिलेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो भी हम पढ़कर आए इनर मेम्ब्रेन में होता है वो यही है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। ठीक है, यहां पर आपके पास है एक मोबाइल कैरियर, जैसे वहां पर PQ था, यहां पर क्या है? UQ, यूबिक्विनोन। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, साथ में है आयरन सल्फर और फिर से यूबिक्विनोन। ये है साइटोक्रोम C। इसके बाद A, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, क्या ये सेटअप सबको क्लियर कि सर 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस हमारे सामने हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3, 4 एंड फाइनली द 5th विच इज F0F1 पार्टिकल। क्या सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, क्या सबको ये बात समझ आ गई कि सर 5 कॉम्प्लेक्सेस हमें दिख गए हैं? बोलिए। चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो, मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक NADH2 और दूसरा FADH2। मुझे दोनों से ATP बनाना है। ATP बनाने के लिए छोटी जगह कौन सी है? ध्यान से देखो, क्या मैट्रिक्स छोटा है कि PMS छोटा है? कहां प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो सकता है, मैट्रिक्स में या PMS में? बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। हाँ, कहां हम प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर सकते हैं? सर PMS में कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, PMS में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, यानी मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेकर आएंगे और कहां छोड़ देंगे? इनटू दी PMS। और PMS में प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा होगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा F0F1 से और क्या बनेगा? ATP बनेगा। तो कहानी हमें थोड़ी बहुत तो क्लियर है कि क्या होने वाला है। अब कैसे होगा इसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं विद NADH2। NADH2 जब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, 2 हाइड्रोजन निकले हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे? FMN के पास। ये कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2। FMNH2 जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन FES को दे देगा और 2 प्रोटॉन को छोड़ देगा
पीएमएस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास गए यूबिक्विनोन। अब इसकी वही दिक्कत है जो पीक्यू की थी, याद है पीक्यू की दिक्कत कि सर इसको बाहर से चाहिए प्रोटॉन, तो इसने क्या किया, ये लो 2 प्रोटॉन उठाए और ये कन्वर्ट हो गया यूबिक्विनोल में। वो प्लास्टोक्विनोल में हुआ था, ये किस में हो गया, यूबिक्विनोल में। ठीक है, यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन तो गए आगे और प्रोटॉन आ गए यहां। अब ईटीएस चला, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, फिर जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहानी ऐसे कैसी चल रही है, इसमें ईटीएस चलता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से निकले यूबिक्विनोन 3 तक लेकर गया, 3 से गए साइटोक्रोम सी से 4 तक पहुंच गए। हमें ये याद नहीं रखना कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलकर किसके पास जा रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स का नंबर याद रखना। कितना आसान है देखो, जब ये याद करना ही नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर जा रहा है, बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, उससे कौन लेकर गया, यूबिक्विनोन। 1 से गया 3 के पास, 3 से गया साइटोक्रोम सी से 4 के पास, हो गया इतना। अब यहां से निकला क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्ट करेगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा H2O। क्या बना लेगा, H2O। साथ में ऐड हो जाएगा 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, H2O का। अब सवाल ये है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे, कौन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या सबको दिख रहा है कि सर फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया है और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर इतनी बात, क्या ये बात क्लियर। अब सर वापस से आप देखिए यहां भी यूबिक्विनोन था, फिर से क्या होगा, 2 प्रोटॉन आए होंगे और 2 प्रोटॉन यहां छोड़ दिए गए होंगे। कितने प्रोटॉन अक्यूमुलेट हो गए, एक NaDH2 के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में कितने प्रोटॉन अक्यूमुलेट हो गए, जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी बोलिए, कितने प्रोटॉन अक्यूमुलेट हुए। क्या आप लोगों को 6 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। अब कैलकुलेशन यहां बहुत सिंपल है, 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी, 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी, तो कितने एटीपी बन जाएंगे, हाँ कितने एटीपी बन जाएंगे, 3 एटीपी। कितना आसान है। सर मूवमेंट कहां कहां हुआ, कैसे हुआ, इसको भी लिख लो फटाफट से कि सर NaDH2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास, फिर यूबिक्विनोन उसे लेकर गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, फिर साइटोक्रोम सी उसे लेकर गया 4 के पास, और फाइनली ये चला गया टू ऑक्सीजन। चलो वापस चलते हैं, FADH2 की कहानी देखते हैं। देखो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है सर, अभी हम पढ़कर आए हैं यहां पर, देखिए कि ये जो है ये सर सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है, इससे बन रहा है FADH2 बन रहा है। अब मुझे FADH2 को तोड़ना है, तो मैं इसका रिवर्स रिएक्शन चालू कर दूंगा, जिसमें हमने फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड को किसमें बदल दिया, सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड में बदला तो यहां रिलीज होंगे 2 हाइड्रोजन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आए हैं, ये 2 हाइड्रोजन सीधे किसके पास आ गए, यूबिक्विनोन के पास, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बाहर से प्रोटॉन नहीं उठाए, सीधे इससे ले लिए, तो ये बदल गया किसमें, UQH2 में। UQH2 यहां छोड़ देगा 2,
प्रोटॉन। कहानी फिर आगे बढ़ी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां आ जाएंगे 2 प्रोटॉन। फिर कहानी आगे बढ़ी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और फाइनली ऐसे। तो भैया इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके पास चला गया? ऑक्सीजन के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से शुरू हुआ? 2 से, यूबिक्विनोन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3, फिर साइटोक्रोम सी, फिर 4 और फाइनली ऑक्सीजन। चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट से। सर FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है ये गए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से निकले, यूबिक्विनोन के पास गए, यूबिक्विनोन से 3rd, फिर साइटोक्रोम सी, फिर 4th और फिर ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में कितने एटीपी का अक्यूमुलेशन, कितने प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन हुआ? 4 का। और इससे कितने एटीपी बन जाएंगे? बताओ जल्दी, कितने एटीपी बनेंगे? क्या 2 एटीपी बनेंगे? बात समझ आ रही है? तो सर एक FADH2 टूटेगा तो 2 एटीपी बनेंगे, एक NADH2 टूटेगा तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्या आप लोगों को ETS क्लियर? बहुत सिंपल आसान सा ETS है, कोई मुश्किल ETS है ही नहीं, बिल्कुल आसान। कि सर कॉम्प्लेक्सेस में देखना है कि कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, और कुछ नहीं है। वही यहां पे प्रोटॉन जमा हो जाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया टोटल, एक NADH2 से 3 एटीपी और एक FADH2 से 2 एटीपी। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी, क्या ये बात क्लियर? अब मेरे पास ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहला कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आपको मिल रहा है FMN और FES। FMN इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और FAD, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स होंगे। थर्ड कंपोनेंट है मेरे पास यहां पर, जिसके अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, इसके बाद FES और यूबिक्विनोन। ठीक है। फोर्थ जिसके अंदर आपको मिल रहा है साइटोक्रोम A, A3 और 2 कॉपर सेंटर्स। एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 5th F0 F1 पार्टिकल। इनके नाम भी हैं। नाम क्या क्या हैं? तो नेम्स हैं, सबसे पहला सक्सिनेट, सॉरी NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और फिफ्थ का नाम है ऑक्सीजोम। तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और फाइनली ऑक्सीसोम्स। क्लियर? तो ये है बच्चों आपके पास ETS। क्लियर है क्या सबको?
एक NaDH2 से मिल रहे हैं 6 प्रोटॉन जिनसे बन रहे हैं 3 ATP। एक FADH2 से मिल रहे हैं 4 प्रोटॉन जिनसे मिल रहे हैं 2 ATP। क्लियर सबको? मोबाइल कैरियर पूछा जाए आपसे, बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3, तो 1, 2 और 3 के बीच में मोबाइल कैरियर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है वो कौन है? यूबिक्विनोन। तो मोबाइल कैरियर है यूबिक्विनोन। और बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd एंड 4th वो है साइटोक्रोम C। तो ये है बच्चों आपके पास ETS, बेसिक सा ETS, बहुत छोटा सा ETS। क्या क्लियर है सबको? चलो, तो बाकी की बातें अपन अगली क्लास से करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।